तो दोस्तों, आपका इंतजार अब खत्म हुआ। आइए मिलते हैं 2019 के यूपी पीएससी टॉप रैंकर्स में से एक मिस्टर सौरभ यादव से, जिन्होंने यूपी पीएससी में 29वीं रैंक प्राप्त कर अपने माता पिता का और अपने शहर का नाम रोशन किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सौरभ भाई शादीशुदा हैं और एक प्यारी सी बच्ची भी है इनकी। और अपने पूरी तैयारी के दौरान ये दिल्ली में इस समय कस्टम इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत थे। मतलब शादीशुदा और जॉब में होने के बावजूद इस मुकाम को हासिल करना वाकई काबिले तारीफ है। तो उनका ये रोचक सफर जानते हैं हम उन्हीं की जुबानी। हेलो भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक। आपको एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा आपने जो इनिशिएटिव ये मुझे सजेस्ट किया, बहुत अच्छा है कि इसके बारे में और लोगों को भी जानकारी हो, जो भी इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, उन लोगों को भी जो भी हेल्प मेरे द्वारा प्रोवाइड करी जा सकती है, तो उन तक ये मैं हेल्प पहुँचे और सभी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो, ऐसी हम आशा करते हैं। बिल्कुल। देखिए, इसीलिए सभी लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आप कब आएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस को उनके साथ में साझा करेंगे। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब मैं जानना चाहूंगा कि आप ही से आपकी पूरी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। आपने कैसे स्कूल एजुकेशन अपनी कहाँ से ली है, आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से की। अभिषेक, जैसे कि मैं एटा जिले से ही बिलोंग करता हूँ और स्टार्टिंग से लेके 12th तक की क्लासिंग मेरी यहीं के एसएससी कॉन्वेंट स्कूल से हुई। हम्म। जिसके बाद 12th के बाद जो रहता है कि कुछ पता नहीं रहता कि करियर को किस दिशा में हमें ले जाना है। और पढ़ने में मैं शुरू से स्कूल लेवल पे अच्छा ही करता रहा हूँ। तो मेरे मन में भी एक दिक्कत थी कि किस ओर मुझे अपना करियर ले जाना है, क्योंकि उस समय बीटेक और आईटी क्षेत्र में बूम था। तो मेरे जितने भी कलीग्स थे, दोस्त थे स्कूल लेवल पे, ज्यादातर उन्होंने ऑप्ट किया कि वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाए। हम्म। मुझे ना ही इस फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज थी और ना ही मैं उस समय सिविल सर्विसेज के बारे में बहुत कुछ जानता था। लेकिन मुझे लगा कि ये एक नया पड़ाव है, तो क्योंकि दोस्त कर रहे थे उस दिशा में भी मैंने जाना उस समय उचित समझा। तो मैंने फिर आगे की पढ़ाई के लिए आईआईटी की कोचिंग लेने के बाद यूपी में ही एक गवर्नमेंट कॉलेज है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो सुल्तानपुर में है, वो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ और वहां से मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई अपनी शुरुआत की। लेकिन 2 वर्ष के अंदर ही ये समझ आ गया कि ये इंटरेस्टिंग है जो ब्रांच है, लेकिन मेरा जो एप्टीट्यूड है, वो शायद कंप्यूटर साइंस से अलग है। तो कॉलेज के ही समय में ही मैंने सिविल सर्विसेज के लिए तो नहीं कहूँगा, अपनी एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे काम करना शुरू कर दिया था और थोड़ा-थोड़ा जीएस की तरफ भी मैं काम करने लगा था। जो बेसिक बुक्स अच्छा। थी, उनको थोड़ा-थोड़ा पढ़ने लगा था। जी। कॉलेज के बाद क्योंकि 4 साल का बीटेक का समय होने के बाद भी जॉब नहीं ऑप्ट करने की वजह से मैं एक प्रेशर रहता ही है कि हम अपने पेरेंट्स से कब कब तक पैसे लेंगे। तो एक सेल्फ डिपेंडेंट होने की वजह से मैंने कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ही अपना करियर चुनना चाहा। और गवर्नमेंट ही क्यों, इसका रीज़न ये था कि आगे चल के सिविल सर्विसेज की तरफ भी अगर जाना है, तो गवर्नमेंट का जो वर्किंग है, उसको करीब से जानने के मौका मिलेगा और एक सेल्फ सफिशिएंसी भी हो जाएगी कि मुझे घर से अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने होंगे। इसके लिए हम्म। मैंने कई एग्ज़ाम दिए। उस समय यूपीएससी या पीसीएस मैंने नहीं सोचा, क्योंकि एक अपने अंदर से आवाज़ थी कि थोड़ा-सा पहले कोई भी जॉब लग जाए, इसके लिए मैं आराम से जाऊँगा, क्योंकि उतने अच्छे लेवल की तैयारी मैं कॉलेज लेवल पे नहीं कर पाया था। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, आईबी का एग्ज़ाम दिया था। इंश्योरेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक अच्छी वैकेंसीज़ आती है, उसका एग्ज़ाम दिया था। सीएपीएफ, यूपीएससी जो करा था, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया था और एसएससी का भी फॉर्म भरा था। तो इनमें से लगभग सारे एग्ज़ाम्स मैंने रिटेन निकाल लिए थे। आईबी में अरे भी वाह। मैंने इंटरव्यू दिया था। एनआईसीएल, एओ का भी मैं इंटरव्यू पहले ही अटेम्प्ट में 2013 की बात है, जब मैं ग्रेजुएट से पास आउट हुआ, उसका भी इंटरव्यू दिया। सीजीएल का एग्ज़ाम डिले होता रहा था, तो इसका इंटरव्यू उस समय नहीं दे पाया था। असिस्टेंट कमांडेंट में भी मैं मेडिकल तक गया था, उसके बाद वहाँ से मैं बाहर हुआ था। तो एक था कि एक जॉब लेनी है, तो जब इन हम्म। 3 एग्ज़ाम्स के बाद एसएससी जो एग्ज़ाम था, उसकी मैंने डेडिकेटेडली प्रिपेयर की थी। तो क्योंकि ये था कि इस एग्ज़ाम जब भी होगा, मैं यहाँ पे एक जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला फ़ेज़ है, वो वहाँ से दूर कर लूँगा। हम्म। तो 2014 वाले एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 2015 में आया, तो वहाँ मुझे दिल्ली में ही सेंट्रल एक्साइज़ इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुआ। उसके बाद दोनों हम 2 भाई हैं, दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ। तो क्योंकि मैं बड़ा हूँ, तो
एक पेरेंट्स का भी रहता है कि बड़े बच्चा है तो उसकी शादी जल्दी हो, हमारे बिल्कुल, समाज में ये बिल्कुल। है। जी, बिल्कुल। और इसके लिए कोई मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, पेरेंट्स जो भी सोचते हैं वो अपने लेवल पे अच्छा ही सोचते जी, हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। मैंने भी इसमें अपना मत जैसा पेरेंट्स ने चाहा उसके अनुसार मेरी शादी हुई 2016 में। और ये तब की बात है कि जो तैयारी मैं कर रहा था सिविल सर्विसेज़ की हुँ, हुँ। उसका मैं अटेम्प्ट नहीं दे पाया शादी के चक्कर में। तो शादी होने के बाद फिर मैंने 2 साल फिर मैं जॉब में जिस नए जॉब में गया तो उसको सीखने में भी समय लगा। तो उस जॉब में क्या प्रोसेस है, क्या हमें काम करना है, वहाँ मैंने 2 साल और तैयारी बिल्कुल छोड़ दी थी। 2018 तक 2016 से 18 में अपनी जॉब में सैटिस्फाइड था एक तरह से कह सकते हैं। और ये 2018 में मुझे लगा कि शायद मुझे आगे पढ़ना चाहिए क्योंकि जो अधिकारी आईआरएस लेवल के जो ऑफिसर्स थे जिनके साथ में काम कर रहा था उनकी वर्किंग को समझ पाया। हुँ, तो हुँ। मुझे लगा देखिए एक ये भी एक एस्पेक्ट है अगर मैं यहाँ पर ट्राई करूँ यूपीएस सिविल सर्विसेज के लिए तो शायद मैं और बेहतर कर सकता हूँ। 2018 जुलाई में मैंने अपनी स्टडीज को दोबारा से इनिशिएट किया और फिर ये 2019 का जो एग्ज़ाम था यहाँ आके मैं आज आपके सामने यहाँ पे चयनित हुआ हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आता है, जैसे आपकी शादी भी हो गई थी और बच्ची भी है और जी। उसके बाद आप जॉब भी कर रहे थे। तो ये सब आपने मैनेज कैसे किया? मतलब कैसे आपने बैलेंस बनाया प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में? हाँ, अभिषेक थोड़ा-सा तो इश्यू रहता ही है क्योंकि पढ़ाई एक फुल टाइम प्रोफ़ेशन की तरह मैं देखता हूँ। इसमें आपको डेडिकेटेडली पढ़ना होता है 6 से 8 घंटे जो भी बिल्कुल। है और इसके अलावा एक जॉब होना जिसमें भी 6 घंटे की जॉब या 7 घंटे की जॉब मेरी थी 10 से लेके 5 बजे तक ऑफ़िस में रहना ही था। आने-जाने का समय थोड़ा अलग था। उसके बाद घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो ये कर पाना शायद मैं कहूँगा इस तरह से मेरे लिए पॉसिबल था कि जो ये मेरा एम था ये किसी के द्वारा इम्पोज़ नहीं किया गया था। ये मैं करना चाह रहा था, ये मैं खुद की इच्छा से कर रहा था। इसमें फेलियर या सक्सेस दोनों हुँ, ही पॉसिबल थे और आउटकम पे मैंने इतना फ़ोकस नहीं किया। मेरा प्रयास था कि अगले 1 से 2 साल मैं अपना पूरे मन से, पूरे डेडिकेशन से जितना भी समय मिलेगा, उसमें तैयारी करूँगा। आउटपुट क्या रहेगा वो ना मैंने सोचा था, ना मुझे पता था। आज फेलियर भी मिलता तो मैं उस जॉब के साथ अपने लाइफ लॉन्ग सर्वाइव कर लेता क्योंकि ये सोच के कि कम से कम मैंने एक अटेम्प्ट तो दिया था। मान लो मैं ये अटेम्प्ट नहीं देता और इन द मीनवाइल अभी भी मेरी 30-32 साल का जो करियर है, उसमें कभी आगे जाके मुझे लगता कि शायद मुझे उस समय अटेम्प्ट देना होता तो ठीक रहता, दिया होता मैंने। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने अपने डेडिकेटेडली पढ़ाई की, कभी आउटकम पे मैंने फ़ोकस नहीं दिया। और कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को चाहते हो और वो आपका जुनून होता है, तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। तो मुझे लग रहा है कि वो सारी चीज़ें ईश्वर ने भी मेरी हेल्प की कि मैं इसको पहली बार में ही इसको यहाँ हाँ, तक पहुँच पाया। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। तो ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था इसमें ये? ये मेरा इसमें तीसरा अटेम्प्ट मैं कहूँगा। एक मैंने अच्छा। कॉलेज से पास आउट जब मैं 2013 में हुआ था, उस हुँ, समय मैंने कॉलेज के साथ ही जस्ट फॉर द नॉलेज सेक मैंने एक अटेम्प्ट दिया था पीसीएस का। यूपीएससी में मैंने अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है। तो उस समय मेरा प्रीलिम्स निकल गया था। इसका रीज़न था कि मेरा एफटी और इंग्लिश दोनों एसएससी में ही मैं बेहतरीन पढ़ चुका था। तो उसमें सीसेट के मार्क्स जुड़ते थे उस समय, हुँ, तो हुँ। वहीं से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। लेकिन मेंस में मैं अपीयर नहीं हुआ, इसका कारण ये था कि 2 ऑप्शनल लेने थे और मेरा एक भी ऑप्शनल डिसाइड नहीं था उस समय। मैं तो बस नॉलेज के लिए गया था कि एक प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं किस तरह का आता है। तो मेंस में अपीयर नहीं हुआ। उसके बाद 2018 का मैंने अटेम्प्ट दिया जिसमें प्रीलिम्स मेरा 5 या 6 नंबर से रुका है, दो 128 शायद कट ऑफ थी, मेरे 120-22 नंबर थे। तो उसके बाद ये 2019 का ये फुल फ्लेज्ड जो कहते हैं 2018 वाला अटेम्प्ट मैंने 2 महीने पढ़ के दिया था एग्ज़ाम से, वो भी ब्रेक 2 साल का हो चुका था। तो ये फुल फ्लेज्ड जो था, ये प्रीलिम्स के लिए पूरा मैंने 8 महीने पढ़ के दिया था ये अटेम्प्ट। तो ये मेरा उस तरह से देखा जाए तो सीरियसली पहला अटेम्प्ट होगा। तो मतलब जैसे आप कितना जैसे टाइम कैसे मैनेज करते थे? ये दोनों चीज़ों को मैनेज करने में कितना घंटे आप जैसे बच्चों के दिमाग में ज़्यादातर ये हमेशा डाउट रहता है कि हमें कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। ये आप तो ऑलरेडी जॉब में थे, तो उस तरह मतलब कैसे टाइम को मैनेज कैसे किया था आपने? टाइम को हमें इस तरह से शेड्यूल करना है कि हमारा जो भी समय है जिसमें हम कुछ और कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं मेट्रो में ट्रैवल करने में मेरा 2 घंटे जाता था। 1 घंटा सुबह ऑफ़िस जाने में लगता था, 1 शाम को। तो मैं अपना न्यूज़पेपर वाला जो पार्ट था उसको अपनी मेट्रो में ही मैं उसको कवर किया करता था। लौटते में एक समय मेरे पास कुछ ऑडियोज़ पड़े हुए थे अपने ऑप्शनल के, तो 1 घंटा उधर से लौटते समय मैं अपना ऑप्शनल जो कि मेंस में काम आता है, उसकी भी तैयारी मैं अपनी मेट्रो में कर लिया करता था। बाकी घर में आने के बाद 4 घंटे या 5 घंटे ही मैं दे पाता था। उसमें डेडिकेटेडली मैं प्रीलिम्स के लिए तैयारी करता था। जो प्रीलिम्स के लिए जो भी वो बेसिक बुक्स हैं, उनको उन 4 घंटे पढ़ता। कुल मिला के 5 से 6 घंटे जॉब के साथ
मैं अफ़ोर्ड कर पाता था। तो उस समय के लिए उतना मुझे लगा सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा समय शायद मेरे पास था भी नहीं। तो नॉर्मली जैसे बच्चों को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए इसके लिए? अ, इस एग्ज़ाम को मैं समझता हूँ कि हम टाइम के रूप में ना इसको विभाजित करके इसको गोल ओरिएंटेड हमें देखना चाहिए। मतलब हर दिन का एक टारगेट होना चाहिए कि आज के दिन में मुझे ये चैप्टर्स फिनिश करने हैं, ना कि ये कि आज मुझे 8 घंटा पढ़ना है। 8 घंटा अगर हम टारगेट बनाएँगे तो शायद उनमें से हम 2-3 घंटे समय को पास करने के लिए भी हम शायद पढ़ रहे हों। लेकिन जब हम टारगेट बनाते हैं ना, तो वो टारगेट मेरे ख्याल से करते समय आप समय पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आज खत्म करने हैं, तो समय फिर इमैटेरियल हो जाता है कि समय पे इतना ध्यान नहीं रहता है, और उसमें आपके गोल्स भी अचीव होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, और आगे चल के आपका सिलेबस भी धीमे-धीमे पूरा हो जाता है। अच्छा, अभी आपने ऑप्शनल की बात की, तो जैसे जी, जी। क्या मतलब क्राइटेरिया रखना चाहिए? जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे, जैसे आप खुद भी बीटेक बैकग्राउंड से थे, कुछ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, तो खासकर ये प्रॉब्लम बीटेक बैकग्राउंड या डॉक्टर कोई मेडिसिन करके आता है, उसके लिए ये दिक्कतें होती हैं कि वो लोग ऑप्शनल क्या रखें? तो आपके हिसाब से मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए किसी ऑप्शनल को सिलेक्ट करने की? देखिए, ऑप्शनल यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। बेहतर ये रहता है कि अगर आपका ग्रेजुएशन किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में है जो यूपीएससी के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है, तो बेटर रहता है कि जो आपकी ग्रेजुएशन की जो मेहनत है, आप उस जो आप सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं ग्रेजुएशन में, उस मेहनत पे ही आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, तो वो सब्जेक्ट ही आपका यूपीएससी में भी काम कर जाता है। लेकिन जैसा मेरा केस था, मेरे केस में मैंने ग्रेजुएशन बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, जो कि एज़ एन ऑप्शनल यूपीएससी में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। तो अब मुझे तो कोई भी सब्जेक्ट जो लेना था वो मेरे लिए नया था। तो उस क्षेत्र में फिर आपको अपनी रुचि पे काम करना चाहिए, आपको क्या अच्छा लग रहा है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप हिस्ट्री की भी ले सकते हैं। ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी भी लिया जा सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी भी लिया जा सकता है। फिर आपको अपने रुचि पे ध्यान देना चाहिए कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट को मैं असीमित काल तक, क्योंकि कुछ भी पता नहीं होता आपको कितने अटेम्प्ट लग जाएँ इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, तो 2 साल, 3 साल मतलब समय तक आप बिना थके हुए विद इंटरेस्ट पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है, तो जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और वो सब्जेक्ट से आपकी कमांड भी अच्छी होती चली जाएगी। तो एक ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आपका कीन इंटरेस्ट हो। तो ये सोच के ऑप्शनल को डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है जो मतलब अब हम बेसिक की बात करते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा शुरुआत से तैयारी करना चाहता है, तो मतलब क्या चीज़ स्टार्टिंग करनी चाहिए? कैसे स्टार्ट करना चाहिए? पूरी स्ट्रैटेजी मतलब क्या रहनी चाहिए शुरुआत से उसकी? देखिए, सबसे पहला काम जो मेरे हिसाब से ज़रूरी है, वो है कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो या एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, डिमांड क्या है। अगर आपको डिमांड एक बार पता होगी कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, तो शायद आप उसको पिन पॉइंट करके अपने एक-एक टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे। आप रैंडमली चीज़ों को ना पढ़ें, जो हम गलती ज़्यादातर लोग कर देते हैं कि जो भी चीज़ें हमें या कोई मेंटर पढ़ा रहा है या किसी भी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, हम उस टॉपिक को विदाउट रेफरिंग टू द सिलेबस को पढ़ते चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम उसकी डेप्थ तक नहीं पहुँच पाते हैं, और किसी भी टॉपिक को अगर हम 360 डिग्री अगर कवर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ और कम एफर्ट में ही कोई भी परीक्षा की एक अच्छी तैयारी की जा सकती है। तो पहला काम है सिलेबस। सेकंड काम जो इसमें ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए क्या मटेरियल और मेरे क्या रिसोर्सेज हैं जिनको रेफर करना है। मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, एक एक सब्जेक्ट की 10-10, 12-12 बुक्स हैं, लेकिन आप डिसाइड करिए कि एक या दो सोर्स ही अपने प्रिपरेशन में रखे जाएं, और उनके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जरूरी है, क्योंकि समय के साथ हमारे ब्रेन से चीजें निकल जाती हैं, तो उनको रिवीजन टाइमली करते रहें, ताकि जो भी चीज है उनको आप अपने वर्ड्स में लिख पाने के कैपेबल हो सकें। वो होगा रिवीजन के साथ। तो दूसरा है लिमिटेड सोर्सेज विद टाइमली रिवीजन। नंबर थर्ड है डिमांड ऑफ द एग्जाम, जैसे पीसीएस और यूपीएससी में आपको मेंस परीक्षा के ही सारे नंबर जो हैं वो काउंट होते हैं, तो आंसर राइटिंग इज द अल्टीमेट थिंग इन दिस एग्जाम। तो आप एक कोशिश करिए कि कोई डेली बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप लिखें। एक ऑप्शनल का ले लीजिए, एक आप जीएस का ले लीजिए, इसको आप 5-6 महीने कंटिन्यू करिए। तो उसमें क्या होगा, आपके पास 150-200 क्वेश्चन जीएस के लिखे हुए तैयार होंगे, और 150 आपके ऑप्शनल के, और हो सके तो किसी अच्छे मेंटर या कोई फ्रेंड जो हो जिन्होंने यूपीएससी पहले दिया हुआ, उनसे उसको इवेल्युएशन भी कराते रहिए, ताकि आपकी गलतियां भी
साथ बाय साथ आपको पता चलती रहे। साथ में ही दोनों चीज़ें होती रहें कि क्या मेरी गलतियाँ हैं और मैं किस तरह हुँ। से मेरा डे बाय डे इम्प्रूवमेंट क्या है, उसको भी एनालाइज़ होता रहे। तो ये 3-4 चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए और फ़ोकस्ड अप्रोच रखी जाए, तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी की जा सकती अच्छा, इसमें आंसर राइटिंग के बारे में आपने बताया। आंसर राइटिंग बच्चे को मतलब डे 1 से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए? है। इसमें मेरा ये मानना है कि आप कभी भी एग्ज़ाम की कोई तैयारी करें, 5-6 महीने आप अपने आप को मतलब इस तरह से रखिए कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। मगअप करने की कोशिश ना करें। जैसे आप एनसीईआरटी की भी रीडिंग कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर द इंटरेस्ट एक आप उसको पहली रीडिंग दीजिए। उसमें आप ज़्यादा परेशान ना हों कि मुझे साथ में ही प्रीवियस ईयर के आंसर लिखने हैं। वो जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव पीस होना चाहिए। आप पढ़ते रहिए चीज़ों को। जब 6 महीने का समय गुज़र जाएगा और चीज़ों को आप 2 या 3 बार पढ़ लेंगे, फिर आप अपनी आंसर राइटिंग पे काम करना शुरू करें और फिर उसको कंटीन्यूअस रखें। फिर ये ना करें कि ब्रेक हो रहा है, 1 महीने करा, 2 महीने गैप हो गया। उसको कंटीन्यूअसली रखिए। क्योंकि एक बेसिक नॉलेज के बाद जब आप लिखेंगे तो शायद आप बेटर चीज़ों को समझ पाएँगे और आपकी समझ पे ही आपका आंसर की भी जो भी क्राइटेरिया है वो डिपेंड है, तो समझ के आप आंसर को अच्छा लिखेंगे। शुरुआत से एकदम से नहीं, लेकिन हाँ, 4 या 5 महीने बाद जब आप बेसिक चीज़ें कवर कर लें, तो फिर शुरू कर देना चाहिए, फिर देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कभी भी आप एकदम से ही बेस्ट आंसर लिखेंगे, ये हुँ, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो वो एक समय के साथ आएगा, जब आप धीमे-धीमे लिखते रहेंगे डाउन द लाइन एक आप एक अच्छा आंसर ज़रूर लिख लें। तो एनसीईआरटीज़ मतलब किस क्लास से पढ़नी चाहिए? किस-किस सब्जेक्ट की किस क्लास से एनसीईआरटीज़ होनी चाहिए बच्चे के लिए? एनसीईआरटीज़ में अगर आप देखें तो 9th टू 12th तो सारे सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए, लेकिन आपका बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप 6 टू 12 भी करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा-सा अगर बेस है तो 9th टू 12th आप करके भी आपका काम चल सकता है और उनका मल्टीपल रिविज़न 5 से 6 बार आप उसको कम से कम पढ़िए। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आपके जो थॉट्स हैं वो बुक की जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड में इनबिल्ट होते जाएँगे और आपकी जो आंसर राइटिंग में उसमें लैंग्वेज में भी उसमें सुधार होने को मिलता है। एक बच्चों के दिमाग में अक्सर ये चीज़ रहती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, सब कुछ मतलब सारी एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप बन गए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गए हैं। तो मतलब आपके हिसाब से और आपने मेनली तैयारी किस तरीके से की थी? आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज़ का कितना इस्तेमाल किया था और ऑफलाइन रिसोर्सेज़ का कितना इस्तेमाल किया? मेरा जो तैयारी का पैटर्न था तो अ, मेरी प्रीलिम्स तक की जो पढ़ाई थी वो ज़्यादातर ऑफलाइन सोर्सेज़ से थी। बुक से ही मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की। लेकिन जब मैं मेंस के लिए ये अपीयर होने वाला था तो उस समय कोरोना का काल था तो ज़्यादा कोचिंग्स उस समय चल भी नहीं रही थी और ना ही एक्सेसिबल थी। तो उस समय मैंने जो भी मेंस की तैयारी की वो सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कई सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहीं से मैंने तैयारी की। तो उसी के बेस पे मैंने तैयारी की। तो दोनों ही पैटर्न का यूटिलाइज़ करते हुए ऑफलाइन मीडियम और ऑनलाइन मीडियम दोनों का ही यूज़ करते हुए मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला। लेकिन यहाँ ज़रूरत ये है कि आपके जो भी सोर्सेज़ हों वो कम हों। ऐसा ना हो कि आप एक ही टॉपिक को 10-12 सोर्सेज़ से पढ़ेंगे तो उसमें समय भी वेस्ट होता है और आपका सिलेबस क्योंकि बहुत वाइड है, तो उस पे भी ध्यान देते हुए हमें क्रिस्प रहते हुए तैयारी करनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए दोनों ही मीडियम्स बेनिफिशियल हैं इसमें। अच्छा, जैसे आपने एनसीईआरटीज़ की जो बात की थी, एनसीईआरटी मतलब क्या आपने उसके नोट्स बनाए थे? नहीं, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो तैयारी है इसमें अगर करंट अफ़ेयर्स की भी हम बात करें तो 1 से सवा साल तक का करंट अफ़ेयर्स आता है। ऐसे ही एनसीईआरटीज़ भी हमारे पास हर सब्जेक्ट की मिला के लगभग 8-10 सब्जेक्ट होते हैं, तो बहुत सारी एनसीईआरटीज़ भी हमें पढ़नी होती हैं। अगर इन इन सब के अगर हम नोट्स बनाएँगे तो ये मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज़्यूम कर जाएगा। क्योंकि मेरे पास तो 4 से 5 घंटे ही हुँ। अवेलेबल रहते थे, तो इतने नोट मेकिंग कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो जो चीज़ें जहाँ से मुझे रेडीमेड सोर्सेज़ थे, मैंने वहीं पे अंडरलाइन करके वहीं से पढ़ा और जैसे करंट अफ़ेयर्स की भी बात करूँ तो रेगुलर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने फ़ॉलो किया अपनी प्रिपरेशन में और हिंदू न्यूज़पेपर के भी कभी नोट्स नहीं बनाए क्योंकि मार्केट में द विज़न हो गया और भी वाजीराम हो गई, इन सारे कोचिंग्स के करंट अफ़ेयर्स डे मंथली बेसिस पे अवेलेबल हैं। तो हम अब उन उस मेहनत को जो हम नोट मेकिंग करेंगे वो डायरेक्टली वहाँ से काम हो सकता है। तो अपनी मेहनत को कम रखते हुए और जो सोर्सेज़ हैं, हाँ, समझने वाला पार्ट हमारा रेडी होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में चल रहा है, इससे क्या कोई भी न्यूज़ है, उसके क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, भारत पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए। लेकिन नोट्स हमारे कोचिंग वाले प्रोवाइड कर देते हैं, उससे हमारा काम चल जाएगा।
तो अपना जो एफर्ट है वो आंसर राइटिंग पे रहना चाहिए, और कोई क्वेश्चन है, कोई यूपीएससी में आता है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो समय हमें वहाँ देना है मेरे हिसाब से, तो इससे समय भी बचेगा, बाकी हमारी काफ़ी चीज़ें कवर भी हो जाएँगी। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पहले प्रीलिम्स जैसे आने वाला है तो प्रीलिम्स की तैयारी पहले करें, या फिर जब प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा, जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। तो तैयारी मतलब और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए कि या अलग-अलग बच्चे करें? देखिए, ये जो एग्ज़ाम है इसमें 3 फेजेज़ हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है और लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट है। हुँ, इन तीनों को हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखना चाहिए, तीनों ही एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा एज़ ए फैक्ट, वही क्वेश्चन एनालाइज़ करते हुए एनालिटिकली आपसे पूछा जाएगा इन द मेंस। और आपकी पर्सनैलिटीज़ में भी इन दोनों के ही क्वेश्चन जो हैं, वो एक अलग तरह से आपका डिस्क्रिप्टिव वे में आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इनकी जो तैयारी है वो अलग-अलग नहीं होके इंटीग्रेटेड है। बस अप्रोच हमारा हर स्टेज पे डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, अब मैंने प्रीलिम्स का एक बार एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का देखा था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एसडीजी 6 जो है, वो किससे रिलेटेड है? मतलब एसडीजी से फैक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में कि एसडीजी 6 किससे रिलेटेड है? तो इसका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से ही रिलेटेड है। अब यही क्वेश्चन मेंस में किस तरह से आएगा कि भारत के सामने हाइजीन हमारे देश में एक बड़ी समस्या है कि स्वच्छता बहुत जगह नहीं है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आए, जो स्वच्छ भारत अभियान है, ये सब। तो इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि स्वच्छता से रिलेटेड भारत में क्या-क्या कदम उठाए गए और इंटरनेशनली इसमें क्या प्रोविजंस है। तो वहाँ आप आंसर लिखते समय एसडीजी 6 को भी डाल सकते हैं मेंस में। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक है, उसके प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो अगर हम इस तरह से एग्ज़ाम को होलिस्टिकली सिलेबस को कवर करेंगे, तो हुँ। ना ही हमें प्रीलिम्स में दिक्कत आएगी, ना हमें मेंस में दिक्कत आएगी, और अगर हम इंटरव्यू की स्टेज तक भी पूछते हैं, तो हमारे पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम जब अपने शब्द रखेंगे, जब अपने चीज़ें रखेंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो उसमें फैक्ट और एनालिसिस दोनों का मिक्स नेचर होगा। तो जैसे अभी आपने न्यूज़पेपर की बात की थी, आप करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू का यूज़ करते थे। इस जी। मायने में जैसे अगर हिंदी मीडियम से बच्चा है, अगर हिंदी माध्यम का है, वो हिंदी माध्यम से पेपर देना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? हिंदी माध्यम के भी कई सारे सोर्सेज़ हैं। यहाँ ये बात आपकी एकदम जायज़ है कि इंग्लिश में जो प्रिंट मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें थोड़ा-सा अबंडेंस है इन्फॉर्मेशन का। लेकिन अगर बात रहती है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सप्रेशन की, आप अगर किसी चीज़ को इंग्लिश में समझ सकते हैं और या हिंदी में समझ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो अगर आप हिंदी में उसको एक्सप्रेस करने के कैपेबल हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। समझना और उसको एक्सप्रेस करना, ये 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका हिंदी मीडियम है और आप हिंदी मीडियम में चीज़ों को समझ गए, उसको अपने वर्डों में लिख सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। और कई लोग हमारे साथ भी और प्रीवियस रिजल्ट्स पे भी अगर देखें, तो हिंदी मीडियम के भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। बात वही है कि आप जिस भी मीडियम को चूज़ करें, उसको हुँ। उसमें अपना बेस्ट दें। तो मीडियम कोई इश्यू नहीं है, बाकी सोर्सेज़ थोड़े लिमिटेड हैं, उसके लिए आप किसी भी कोचिंग की जो मैगज़ीन्स हैं, आपको थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़िकेशन करना होगा अपने सोर्सेज़ को। अगर आप ये करते हुए अपनी तैयारी करेंगे, तो मीडियम का कोई इश्यू नहीं है, मेरे हिसाब से। अच्छा ऐसे कि निबंध लेखन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्ज़ामिनेशन में, खासकर मेंस एग्ज़ाम में ही जो मतलब काफ़ी पोर्शन कवर करता है। तो इसके लिए आपने कुछ अलग से तैयारी की थी? कुछ स्पेशल प्रिपरेशन आपने ऐसे के लिए की थी? अलग से तो कोई भी इसकी प्रिपरेशन मैंने नहीं की। हाँ, जो मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसमें कोई भी जैसे गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट आई है या किसी एनजीओ ने पॉवर्टी के बारे में कोई डाटा दिया है, या इंटरनेशनल कोई भी संस्था है, जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इस तरह से कोई भी अगर संस्थान है जो कोई रिपोर्ट रिलीज़ करता है, उसमें भारत में उसकी भारत का परफॉर्मेंस क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को हम जॉट डाउन कर सकते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में, जैसे एजुकेशन में अगर लेटर ऐसे लिखने को आया, तो हम वो डाटा जो है वो ऐसे में बीच में डाल सकते हैं। तो ऐसे क्या है, आपकी जो पूरी तैयारी है, उसको ऐसे के रूप में लेके आना है, अपनी नॉलेज को ऐसे के फॉर्मेट में आपको प्रेज़ेंट करना है, बस ये हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे की जो रिक्वायरमेंट्स है, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हमें होना चाहिए, उसके बाद हमारा जो ऐसे का मेन टॉपिक है, उसके वेरियस डायमेंशंस को हमें प्रेज़ेंट करना है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पर दूँ, तो एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया के ऊपर अगर कोई ऐसे आता है, तो एजुकेशन सेक्टर में क्या-क्या आयाम हैं,
चाइल्ड के लिए क्या आयाम है, एक चाइल्ड एजुकेशन क्या है, उसके बाद विमेन एजुकेशन के बारे में भी लिखा जा सकता है। एजुकेशन है तो एनवायरमेंट एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जा सकता है। काफ़ी वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो चलती हैं, जो स्किल डेवलपमेंट है, इसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो आप डाइवर्सिफिकेशन करिए, जो भी उसमें टॉपिक है, उसमें सारे आयाम जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको कवर करते हुए ऐसे लिखें। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या भारत को और करने की आवश्यकता है, ये कर सकते हैं। और जो भी कंक्लूजन है, उसको एक पॉजिटिव वे में दिखाते हुए उसको एंड करें कि जिस तरह से अगर कोई इश्यू है तो आप बताइए कि इसमें ये समस्याएं हैं, लेकिन भारत अगर इन क्षेत्रों में अगर काम करता है तो बिल्कुल ये समस्याएं बिल्कुल दूर की जा सकती हैं, और एक पॉजिटिव वे में उसका एंड करिए। तो ये एक जो उसका सिंटैक्स है, जो उसका वे ऑफ राइटिंग ऑफ ऐसे है, अगर उसको आप जान गए और जो आपके पास जो नॉलेज है, जो कि आप 1 डेढ़ साल से जो पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको उसमें यूटिलाइज़ कर दें, तो यही एक ऐसे का फॉर्मेट है, जो मेरे हिसाब से अलग से कोई तैयारी नहीं है। बस एक आप जब भी तैयारी करें तो वीकली या मंथ में 2 या 3 ऐसे आप लिखते रहिए, तो वो आप और इवैल्यूएशन कराते रहिए, तो बाय द टाइम आप एग्ज़ाम लिखेंगे, तो तब तक आपके पास पर्याप्त नॉलेज होगी किस तरह से ऐसे जो अप्रोच करना है। अच्छा, आपने जो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए सोर्सेज क्या-क्या यूज़ किए थे बिसाइड्स एनसीईआरटी? बिसाइड्स एनसीईआरटी मेन चीज़ थी कि न्यूज़पेपर तो मुझे करना ही था, और न्यूज़पेपर से काफ़ी आजकल का अगर एग्ज़ाम देखा जाए तो काफ़ी स्कोप रहता है कि आपके जो करंट अफ़ेयर्स हैं, आपको किसी न किसी क्वेश्चन में इंक्लूड करने का बहुत स्कोप रहता है। तो करंट के जो डाटाज़ हैं, करंट की जो चीज़ें हैं, उनको तो आपको पढ़ना ही है। हुँ। बाकी आपकी एनसीईआरटीज़ आपका बेसिक्स कवर कराती ही हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इस एग्ज़ाम के लिए, आपके पास कितनी नॉलेज है, उससे ज़्यादा है आप कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज़ इनका अपना रोल है। बुक्स के बारे में तो आपकी जो आपकी रेफरेंस बुक्स होंगी, उनका हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ ही एक चीज़ आती है कि मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए? मॉक टेस्ट वाली बात वही है कि जो मैंने अभी आपसे इनिशियली बताया कि आप पहले खुद से आंसर लिखना शुरू कीजिए। जो आपके बेसिक नॉलेज वाला जो फ़ेज़ है, अगर वो खत्म हो जाता है 4-5 महीने बाद, आप अपना आंसर लिखना शुरू कर सकते नहीं, हैं। जैसे अगर उसके बाद आप अपना प्रीलिम्स के लिए हाँ, मॉक प्रीलिम्स के टेस्ट तो लिए अगर मतलब। आप पहले बात करें तो हुँ, हाँ, प्रीलिम्स का भी मैं बता रहा हूँ। प्रीलिम्स में जैसे अगर आपने एक बार एनसीईआरटी कवर कर ली, एक बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो हुँ, फिर हुँ। आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साइड बाय साइड आप अपना मॉक दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स का जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन आते हैं। 4 विकल्प होते हैं, आपको एक चूज़ करना है। तो उसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो आपको एलिमिनेट करने का और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स सारा पता चल जाएँगे कि क्योंकि इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हुँ। तो एक आइडिया लग जाता है कि मैं इतने क्वेश्चन करने में मेरे इतने नेगेटिव होते हैं, मुझे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सारा एक आइडिया आपको जितने मॉक आप देंगे तो आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको फिक्स हो जाएगा कि मेरे इतने क्वेश्चंस करने पे मेरा सिलेक्शन के आगे चला जाऊँगा। क्योंकि इसमें कट ऑफ का पार करना होता है, ये नंबर जो हैं प्रीलिम्स के आगे ऐड ऑन नहीं होते हैं। तो सेफ साइड होने के लिए आप इसमें जैसे तैयारी करेंगे उस तरह से करके अगर 130 नंबर अगर आपके आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो मेरे हिसाब से वो ठीक होना चाहिए। तो वो आपको मॉक टेस्ट इसमें ज़रूर हेल्प करेंगे। तो प्रीलिम्स में तो ये है, और बाकी मेंस में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब अगर बेसिक 3-4 महीने की चीज़ें सारी पढ़ ली हैं, फिर आप अपने खुद से लिखिए आंसर। 2-3 महीने खुद से लिखिए, उसको इवैल्यूएट कराने के लिए कोई अगर गाइड है, कोई मेंटर है, उनसे इवैल्यूएट कराइए, और फिर जब एग्ज़ाम से 4-5 महीने हो, तो आप बिल्कुल मॉक टेस्ट आप किसी भी कोचिंग्स के वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं, जिससे आपको फैकल्टी के द्वारा उनका टाइमली इवैल्यूएशन भी मिलेगा, और 3 घंटे के समय में जो एनवायरनमेंट एग्ज़ाम का होता है, उसमें एग्ज़ाम लिखने का भी तरीका पता चल जाए। अच्छा, कोचिंग की बात आपने की, तो मतलब कोचिंग बच्चे इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें जैसे शुरुआत जब करते हैं हम तैयारी की, तो हमें कोचिंग करनी चाहिए, किस स्टेज पर कोचिंग करनी चाहिए, कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं है? ये कोचिंग करने वाला जो पार्ट है, इसमें आप अपने इंस्टिंक्ट पे जाइए। आपको क्या लग रहा है कि आप कोचिंग के थ्रू ही आपको एग्ज़ाम में अच्छी बेहतर तैयारी मिलेगी, या बिना कोचिंग भी आप कर सकते हैं? ये इंडिविजुअल बेसिस पे कॉल होता है, और हर इंडिविजुअल की अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन होता है, अलग बैकग्राउंड होता है। हुँ, हुँ। तो क्या आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप उस पे कोचिंग हेल्प करती हैं कि आपको एक समय टाइम टेबल मिल जाता है, आपका शेड्यूल होता है, उस तरह से हेल्प करती हैं। लेकिन कोचिंग ही अकेला माध्यम है, ये भी गलत है, क्योंकि कई लोगों ने इसको बिना कोचिंग के भी जॉब में रहते हुए, जैसे मैंने कोई कोचिंग जीएस की नहीं की, तो बिल्कुल ये उस तरह से भी पॉसिबल है। तो ये इंडिविजुअल कॉल मैं कहूँगा कि आप किस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, तो उस तरह से इस पे आप डिसाइड कर सकते हैं।
अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम था, तो इसके लिए स्पेशल आपने यूपी के लिए भी कुछ मटेरियल पढ़ा होगा? यूपी स्पेशल की कई सारी किताबें मार्केट में हैं। घटना चक्र भी निकालता है यूपी स्पेशल, परीक्षा वाणी भी निकालता है। तो उनमें से कोई भी एक बुक आप ले लीजिए जो यूपी हम्म। यूपी के जिसमें टॉपिक्स हों, और उनको आप एक बार देख लीजिए। डांस फॉर्म्स हो गए, कोई आर्ट फॉर्म्स हो गए यूपी के, जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, नेशनल पार्क वगैरह हैं। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें यूपी में, वो सारी उस किताब में मिल जाती हैं। तो अगर आप उतना भी कवर करेंगे तो यूपी का लिए सफिशिएंट है। अच्छा, एक चीज है कि जैसे मेंस बच्चे का हो गया, अब मेंस के बाद में उसको जीएस का पोर्शन है, मतलब जीएस पढ़ना, जो अपना जो स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ना बंद कर देना चाहिए क्या? केवल करंट अफेयर्स पे ही ध्यान देना चाहिए कि वो साथ भी साथ में चलेगा? अगर आपको लग रहा है कि मैं मेंस क्वालीफाई कर लूँगा और नेक्स्ट फेज़ जो है वो इंटरव्यू है, तो उस समय आपको करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स हैं, वहीं से आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उस समय ऑप्शनल भी अपना थोड़ा-सा देखते रहिए। और बेसिक बायोडाटा भी, जो आपका बेसिक बायोडाटा है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपके फैमिली मेंबर्स क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, इन चीज़ों पे भी आपको प्रयास करना चाहिए। तो ऑप्शनल को थोड़ा-सा ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हुए और हल्का-हल्का जीएस का देखते हुए, करंट अफेयर्स पे फोकस करते हुए आपको आगे भी तैयारी इंटरव्यू फेस तक करनी चाहिए। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही इंटरव्यू की? इंटरव्यू के लिए एज़ सच कुछ भी अलग से नहीं है, क्योंकि जो आपने प्रीलिम्स में, मेंस में जो पढ़ा है, वही नॉलेज आपके काम आती है। थोड़ा-सा अलग से आपका जो पर्सनैलिटी है, ये वो टेस्ट है। तो इस पे जो मेन फोकस होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने आइडियाज़ को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, इस पे वो एनालाइज़ करते हैं कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हम्म। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि 3-4 फ्रेंड्स जो लाइक माइंडेड हैं, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके थ्रू आप क्वेश्चंस आपस में डिस्कस करिए, वो क्वेश्चन आपसे पूछें और आप उनसे किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो उनकी जो नॉलेज है, आपकी जो नॉलेज है, उससे बेनिफिट लेते हुए, मुझे लग रहा है इंटरव्यू की तैयारी बड़े आराम से की जा सकती है। इसमें क्योंकि ज़्यादा नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ज़्यादा आपका एक्सप्रेशन का टेस्ट है। आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो आखिर में आप नए एस्पिरेंट्स के लिए क्या राय देना चाहेंगे? नए एस्पिरेंट्स के लिए मेरे जो उनके सजेशंस रहेंगे, वो 2-3 चीज़ें मैं उनको बता सकता हूँ। जैसे कि नंबर 1 है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ज़रूर आपके अंदर होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जो ऑनेस्टी का मतलब समझते हैं, वो दूसरों के प्रति समझते हैं कि ऑनेस्टी हमें दूसरों के प्रति रखनी चाहिए। लेकिन इस एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप अपने प्रति ऑनेस्ट हो। आपका जो समय है, वो आप डेली बेसिस पे दें। ये रूटीन माँगता है कि आपका जो भी शेड्यूल है, वो ब्रेक ना हो, ज़्यादा समय तक ब्रेक ना हो। हाँ, 1-2 दिन ब्रेक अगर होता भी है, तो उसको आप अगले दिन या 2-3 दिन बाद कोप अप कर सकते हैं वो चीज़ें, लेकिन लंबा ब्रेक नहीं हो सकता। 7-8 दिन आप नहीं पढ़े, तो फिर वो बैकलॉग हो जाता है, जिससे आपके ऊपर प्रेशर भी आएगा। तो ऑनेस्टी विद डिसिप्लिन, ये पहला है। और दूसरा है, इस एग्ज़ाम में चाहिए पेशेंस। पेशेंस इसलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम एक बार में ही 1.5 से 2 साल तक की प्रक्रिया है। तो एक बार अगर फेलियर मिलता है, तो आप मान के चलिए कि 2 अटेम्प्ट में आपके 3 साल का टाइम चला जाएगा। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों की राय अगर आप लेते रहेंगे हर चीज़ में, तो आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर आता जाएगा। आप बिल्कुल कूल रहते हुए इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, और एज़ ए फेज़ ऑफ नॉलेज इसको लें, रेदर देन एन एग्ज़ाम व्हिच इनमें के फेलियर अगर मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। देखिए, फेलियर और सक्सेस 2 पार्ट हैं जो बाद में आपको मिलेंगे। इनिशियली आपके हाथ में मेहनत, तो आप मेहनत कीजिए, फिर बाकी जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करिए और आगे भी लगे रहिए। यही इसका तरीका है, जब तक आपको सक्सेस ना मिले। तो दूसरा है, पेशेंस की आवश्यकता इसमें बहुत है। फेलियर और सक्सेस, इन सब के लिए आपके लिए अंदर पेशेंस होना चाहिए। नंबर तीसरा है डिटरमाइंड। डिटर्मिनेशन इसलिए क्योंकि जो जर्नी है, इसमें कई बार खुद ही को लगता है कि मैं इतने समय से पढ़ रहा हूँ और अभी तक मेरा कोई भी आउटपुट नहीं आया है। तो डिटरमाइंड जब आप होंगे, तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाएँगे। ये डिटरमाइंड इसलिए क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ, ये मैं किसी और के लिए नहीं है, स्वयं के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। और इसका जो भी फ्रूट है, वो भी मुझे ही मिलेगा। ना किसी के प्रेशर में तो कर नहीं रहा हूँ। तो डिटर्मिनेशन, पेशेंस एंड ऑनेस्टी, अगर ये 3 चीज़ें हैं, तो शायद आपकी जो जर्नी है, वो आप एन्जॉय भी करेंगे और थोड़ा-सा आसान भी हो जाएगा। मुझे लगता है बच्चों को अब सब समझ में आ गया होगा, उनके पास कोई डाउट नहीं बचे होंगे। और अगर बिल्कुल, कोई बिल्कुल। डाउट्स, कोई अगर बच्चों के दिमाग में डाउट रहते हैं, तो फिर मैं भैया से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ लाइव डिस्कशन हो जाए, अगर जी, किसी के बिल्कुल, कोई बिल्कुल। डाउट। और अगर आप लोग किसी को भी कोई डाउट है, तो वो अपने कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर दे सकता है, उस बता सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि नए एस्पिरेंट्स के लिए और जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि उनके अंदर जो मेन क्वालिटीज होनी चाहिए वो है परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन, पेशेंस एंड ऑनेस्टी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों, आप ध्यान से सुन लीजिए।
आपको जब लंबा प्रोसेस है, करीब करीब मेरे लगता है 1.5 साल का प्रोसेस है, आपको इतना लंबा चलने के लिए ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, ये क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। और बहुत धन्यवाद अभिषेक, और आपका भी एक बार शुक्रिया कि आपने ये जो इनिशिएटिव मेरे सामने प्रस्ताव रखा, इसके लिए आपका भी शुक्रिया। और जिस भी वे में मैं अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अगर किसी भी कैंडिडेट का बेनिफिट हो पाएगा, तो बिल्कुल कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्टली आपको भी लिख सकते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे भी ऐड करके मुझे भी लिखा जा सकता है। हमारे द्वारा जो भी सहयोग किसी भी कैंडिडेट को किया जा सकता है, बिल्कुल हम उसके लिए करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।